हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग रिस्पोंडिंग टू द टेक्स्ट पाठ्य पे आधारित प्रतिक्रियाएं या प्रत्युत्तर इस टॉपिक के बारे में जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ दिया गया है रिस्पोंडिंग टू द टेक्स्ट, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पोंडिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इसके मीनिंग को समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए रिस्पोंडिंग वर्ड को यूज़ किया गया है। रिस्पोंडिंग का मतलब है, पहले हम टेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे टेक्स्ट की हम बात करें, टेक्स्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो ग्रंथ है या फिर जो विषय है, सब्जेक्ट मैटर है या फिर सब्जेक्ट मटेरियल है या फिर हम पाठ्य भी कह सकते हैं, जो मूल पाठ जिसे हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट जो कंटेंट है हमारे पास, उस वे में जो है यहाँ पे टेक्स्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। और रिस्पोंडिंग वर्ड, रिस्पोंडिंग मीन्स जब हम टेक्स्ट को, किसी कंटेंट को, मूल पाठ को पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ने के बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है, हमारा कौन सी क्रिया उसके प्रति रहती है, हम क्या प्रत्युत्तर देते हैं, उसको पढ़ने के बाद जो हम क्या उत्तर देते हैं, क्या हमारी प्रक्रिया रहती है, उसे रिस्पोंडिंग कहा गया। किस वे में हम उससे रिस्पोंड करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है रिस्पोंडिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग, विषय वस्तु या मूल पाठ कि किस बारे में उसमें कहा गया है। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिस्पोंडिंग टू द टेक्स्ट, पाठ्य पर आधारित प्रतिक्रियाएं या प्रत्युत्तर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जितना भी विकास हो गया हो, किंतु पाठ्य पुस्तक आज भी हमारे शिक्षण का अहम माध्यम है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों तक पाठ्य वस्तु पहुंचाने के साथ साथ अन्य पाठ्य वस्तुओं का बच्चों तक किस तरह पहुंचाया जाए, इस दिशा में भी, इस फील्ड में भी जो है दिशा निर्देश का कार्य करती है। इस दृष्टि से पाठ्य पुस्तक लेखन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज का बीएड का प्रशिक्षु छात्र जो है, बीएड का जो ट्रेनी है, कल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होकर विषय विशेषज्ञ हो सकता है और जिसके फलस्वरूप वो क्या हो सकता है, पाठ्य पुस्तक लेखन में अपनी भागीदारी निभा सकता है, कोई भी बुक जो है वो लिख सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये विषय वस्तु इस पाठ्यक्रम की में जो है शामिल की गई है कि बीएड का बच्चा जो है, आज के बीएड का बच्चा कल वो एक बुक राइटर हो सकता है, बुक पब्लिश कर सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को या इस कॉन्टेक्स्ट को जो है आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि किस बेस पे बुक राइट की जाती है, कैसा कंटेंट होना चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के वो अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बना सकता है। इस एम के साथ जो है इस टॉपिक को आपके कंटेंट में, करिकुलम में ऐड ऑन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट इज समथिंग दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अदर पीपल। ऑल टेक्स्ट हैव अ मीनिंग और मीनिंग्स इन दैम। ऑल टेक्स्ट कम्युनिकेट समथिंग। All text have a composer like the writer, designer or artist whose make responder like the reader, listener or viewer of a text। जब हम पाठ्य की बात करते हैं कि पाठ्य का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे हम इसके अर्थ में बात करते हैं कि पाठ्य जो है वार्तालाप की ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व विचारों को अन्य लोगों से साझा किया जा सकता है। ठीक है। और प्रत्येक पाठ्य का कुछ अर्थ होता है या फिर उसमें कुछ अर्थ होते हैं। प्रत्येक पाठ्य कुछ ना कुछ सूचना जो है प्रदान करती है, ज्ञान आवश्यक देती है। प्रत्येक पाठ का एक रचनाकार होता है, जैसे जो भी पाठ्य वस्तु को लिखता है उसे रचनाकार कहा जाता है। रचनाकार जैसे किस किस टाइप के इसमें रचनाकार होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए लेखक, डिज़ाइनर, कलाकार इत्यादि जो हैं इसके रचनाकार होते हैं। और जो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्डर होते हैं,
प्रतिक्रिया दाता होते हैं। वो कौन होते हैं? रीडर होता है, लिसनर होता है या व्यूअर होता है, जो इसे देखता है, पढ़ता है, इसके बारे में प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर देता है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेक्स्ट का। अब हम बात करते हैं कि जब टेक्स्ट को पढ़ाया जाता है तो पहले वर्ग की सामग्री को केंद्रीय अथवा मूलभूत सामग्री भी कहा जाता है। इसमें वह सामग्री आती है जिसे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में अनेक प्रकार की अनुदेशात्मक सामग्री को शामिल किया जा सकता है। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और टेक्स्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं वो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं? दैट इज़ फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें भी हो सकती है, सप्लीमेंट्री बुक्स, पूरक पुस्तकें भी हो सकती है, वर्क बुक्स, अभ्यास पुस्तिकाएं, टीचर्स गाइड और हैंडबुक, शिक्षक निर्देशिका या शिक्षण संदर्शिका, रेफरेंस बुक्स भी हो सकती हैं, डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स भी हो सकती हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है? हमारे टेक्स्ट बुक्स के सोर्सेज या टाइप्स हो सकते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये सही लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, इसमें ये कंटेंट जो है किस वे में कहा गया है, क्या आउटलुक दे रहा है, इसके बारे में जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और उस रिस्पॉन्ड को, इस रिस्पॉन्डिंग को जो है प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर या जवाब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, पाठ्य के कितने प्रकार होते हैं। पाठ्य के जो है मोस्टली 3 टाइप्स के बारे में जो है पढ़ा जाता है। रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट, विजुअल टेक्स्ट, लिखित पाठ्य, मौखिक पाठ्य और दृश्य पाठ्य। अब हम बात करते हैं कि लिखित पाठ्य या रिटन टेक्स्ट होते क्या हैं। लिखित पाठ्य में विवरणात्मक पाठ्य शामिल होते हैं, जैसे कि जो ब्रीफली दिए जाते हैं, जिनको बहुत विस्तृत रूप में दिया जाता है, वो इसमें शामिल होते हैं लिखित में, जैसे कि कहानियाँ, लेख, उपन्यास, जीवनी, कविताएं आदि होती हैं इसमें एड ऑन। नेक्स्ट है हमारा स्पोकन टेक्स्ट, मौखिक पाठ्य। मौखिक पाठ्य में जो है बातचीत, भाषण, इंटरव्यू शामिल होते हैं। मौखिक पाठ्य के लिए प्रायः शब्दों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हर शब्द को, हर लेटर के, हर वर्ण के उच्चारण के लिए एक निश्चित ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये ध्वनियों का यूज़ या मुख्य रोल जो इसका मेन रोल जो रहता है वो रहता है ओरल टेक्स्ट में। थर्ड इज विजुअल टेक्स्ट, दृश्य पाठ्य। दृश्य पाठ्य में हमारे आते हैं नाटक, तस्वीरें, चित्रकला आदि को इसमें लिया जाता है। दृश्य पाठ्य में वार्तालाप का आधार जो है तस्वीरें या नाटक इत्यादि होती हैं, जिसमें हमारी सेंसेस, देखने की सेंस यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टेक्स्ट तक। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिस्पॉन्डर। पहले हमने जाना टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में जाना, फिर हमने जाना किन किन चीज़ों को पढ़कर, कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट है जिनको पढ़कर हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर इज द पर्सन हु रीड्स, listens to or views text. The composer is the person who composes or makes the text. The composer creates the meaning in the text and the responder find the meaning and responds to the text. प्रतिक्रिया दाता जो है रिस्पॉन्डर को कहा जाता है हिंदी में। जो प्रतिक्रिया दाता होता है वह व्यक्ति होता है जो पढ़कर, सुनकर या पाठ्य को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है उसके रिगार्डिंग। और प्रतिक्रिया जो अलग अलग तरीकों से भी दे सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रचनाकार वह व्यक्ति होता है जो पाठ्य की रचना करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था राइटर जो था, डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट है। ठीक है, ये रचनाकार हो सकते हैं। रचनाकार पाठ्य को अर्थपूर्ण बनाता है तथा प्रतिक्रियादाता उस पाठ्य से अर्थ की समझकर, उस पाठ्य के अर्थ को समझकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। वह अपने आउटलुक के अकॉर्डिंग उस रचना को पढ़ता है और उसके बाद क्या करता है, उसको
उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्डिंग देता है, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्डर, जो किसी की रचना को पढ़कर जो है रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, उसे यहाँ कहा गया है रिस्पॉन्डर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू अ टेक्स्ट आर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, पाठ्य की प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण, कि हम जब किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं हम, ठीक है, किसी पाठ्य को हम पढ़ते हैं तो हम किस किस बेस पे या किस किस टाइप का जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज टेलिंग समथिंग अबाउट इट, किसी व्यक्ति विशेष को पाठ्य की सूचना देना है। सपोज कि मैंने ABCD टेक्स्ट पढ़ा है, कंटेंट जो है या टेक्स्ट मैंने रीड करा है, अब मैं पढ़ने के बाद उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सूचना दे रही हूँ या उसके बारे में बता रही हूँ, ये क्या है, मेरी प्रतिक्रिया है उसे जानने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो है बीइंग बोर्ड बाय इट, पाठ्य से मायूस होना। पहला क्या है कि मैं उसे पढ़ रही हूँ और उसे दूसरों को बता रही हूँ पढ़ने के बाद, ये भी क्या है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सेज ऑफ अ टेक्स्ट का, कि मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया है उस टेक्स्ट को, मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ तो मैं इस समय क्या हूँ, रिस्पॉन्डर हूँ, प्रतिक्रिया दाता हूँ। सेकेंड इज बीइंग बोर्ड बाय इट, पाठ्य से मायूस होना। तो यदि मैं किसी पाठ्य को टेक्स्ट को पढ़ रही हूँ और पढ़कर मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, या फिर मुझे उसकी लैंग्वेज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या फिर उसके कंटेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिहाइंड द रीज़न, सो मैनी रीजन्स, ओके, सो मैनी रीज़न बिहाइंड द टेक्स्ट, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण मैं मायूस हो रही हूँ। मेरी मायूसी क्या है उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग, मेरा मायूस होना, मेरा बोर होना क्या है, मेरी रिस्पॉन्डिंग है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे वो टेक्स्ट जो है बोरिंग लगा, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। नेक्स्ट इज बीइंग इंटरटेन्ड बाय इट, पाठ्य से उत्साहित होना, यदि मैं उस टेक्स्ट को पढ़ रही हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरा मनोरंजन हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा कि वो टेक्स्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था, सही था, तो वो भी क्या है, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ एंटरटेन होकर उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज डिसएग्रिंग और एग्रिंग विद द मीनिंग इन, पाठ्य से सहमत या असहमत होना, जो पाठ्य में लिखी गई है बातें या कंटेंट उसमें दिया गया है, मैं उसे सेटिस्फाइड हूँ, मैं अग्री करती हूँ उस कंटेंट से, या फिर मैं डिसअग्री कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, मेरी प्रतिक्रिया है, मेरा रिस्पॉन्स है, मैं रिस्पॉन्डिंग कर रही हूँ, मैं एक रिस्पॉन्डर हूँ कि मैं अग्री हूँ या फिर डिसअग्री हूँ। नेक्स्ट इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, पाठ्य से कुछ सीखना, अगर मुझे वो इफ़ेक्टिव लगा है कंटेंट, वो टेक्स्ट मुझे इफ़ेक्टिव लगा है, पाठ्य मैं उसे सीख रही हूँ, अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर रही हूँ, तो वो उसे सीखना और अप्लाई करना भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अ टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट, पाठ्य का प्रत्युत्तर, किसी टेक्स्ट को लेकर जो है मेन आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो पाठ्य के रिगार्डिंग में कैसे प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया, ये एक ही टर्म में यूज़ की गई है यहाँ पे इस टॉपिक में, ठीक है। तो कैसे प्रतिक्रिया देती हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट इज अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, प्रतिक्रिया आधारित अध्ययन पद्धति। अब इस पद्धति से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अप्रोच, ठीक है, अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी। इसके अंतर्गत मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो लिटरेचर में भी एक्सपर्ट है, उसमें स्पेशलाइजेशन है उसकी, तो जो वो लिटरेचर लिख रहा है तो वो लिटरेचर की रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखेगा। लास्ट हमने टॉपिक में पढ़ा था ग्रामर के बारे में, ठीक है, तो वहाँ अपने रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था हर एक लैंग्वेज के। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि अगर वो लिटरेचर से रिलेटेड है तो वो उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानता है और वो उस तरीके से उसको लिखेगा, लेकिन उससे पहले वो जिस सोशल एनवायरनमेंट में रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है, वो उसके रिगार्डिंग भी अवेयर होगा। यदि मैं किसी पर्टिकुलर कोई रचना कर रहा हूँ, कोई लेख लिख रहा हूँ, उसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर
जिस सोसाइटी के रिगार्डिंग मैं लिख रहा हूँ वो उसके बारे में क्या मान्यता रखती है। इसका असर जो है उसकी पर्सनल लाइफ में भी और उसकी रचना में भी हमें देखने को मिलता है। प्रतिक्रिया पाठक के अपनी व्यक्तिक व सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। उसके व्यक्तिक अनुभव जो इंडिविजुअली उसने एक्सपीरियंस किया है और उसके कल्चरल जो एक्सपीरियंस रहे अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके बारे में भी वो समझ रहा है, तभी वो लिख पा रहा है। क्योंकि अगर वो लिख रहा है आम पब्लिक को, जो सोसाइटी को कुछ मॉरल देने के लिए, तो वो अवेयर है कि मुझे किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना है जिसे मोस्टली जो पॉपुलेशन है प्रेफर करती है, या फिर मुझे किस तरह के टिपिकल वर्ड डालने हैं, या फिर कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ें उसको अफेक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अनुभव। तो ये आपका है अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, प्रतिक्रिया आधारित अध्ययन पद्धति की कैसी प्रतिक्रिया आधारित अध्ययन पद्धति हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो अफेक्ट करती है वो है व्यक्तिक, इंडिविजुअल और सांस्कृतिक, कल्चरल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज द कोर ऑफ द टेक्स्ट, पाठ्य का केंद्र। अब पाठ्य का केंद्र जो टेक्स्ट है उसका केंद्र कौन होता है, ठीक है, तो विद्यार्थी लेखक जो है, एक तो लिखने वाला और दूसरा पढ़ने वाला जो है उसका केंद्रक होते हैं। वे अपने आसपास से प्रश्न करते हैं, जो पढ़ रहा है, ठीक है, वो प्रश्न करता है कि ये पाठ्य क्या बताना चाहता है। रचनाकार ने तो लिख दिया, लेकिन जो उससे पढ़ने वाला है, जो व्यूअर है, जो रीडर है, वो क्या कर रहा है, वो अपने आप से प्रश्न करता है कि ये पाठ्य क्या बताना चाहता है, लेखक का ये पाठ्य तैयार करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। इसके पश्चात विद्यार्थी इससे संबंधित सुझावों को खोजता है। वह मूल पाठ से जानकारी एकत्रित करके इन सुझावों की खोज करता है। वे अपने आप से उत्तर मांग सकते हैं। कौन मांग सकते हैं? जो रीडर है, जो व्यूअर है, तथा पाठ्य से संबंधित जो उसके मन में चल रहा है उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है, क्यों बोलने की कोशिश की गई है, इसमें लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसे लिखने की, या फिर इस प्रकार से उदाहरण देने की। इस प्रकार से वो सोचता है और उत्तर देने के लिए कोशिश करता है। अपने मन में जो है वो प्रश्नों के उत्तर को ढूंढता रहता है। नेक्स्ट है आपका रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, अब इसमें बात हम करते हैं कि पाठ्य से संबंधित अतिरिक्त पठन। आज के अध्यापकों पर विद्यार्थियों को तकनीकी संबंधी वैयक्तिक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने का अतिरिक्त भार है, ठीक है। आज के बच्चे जो हैं उनके लर्निंग सोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ अपने पुराने ज़माने की तरह जो है अपने टीचर तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वो जो मल्टी सोर्सेज है या अदर सोर्सेज हैं उन पे भी डिपेंड रहते हैं, वहाँ से भी सीखते हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में सूचनाओं व अवसरों को एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें प्रायः जो है आपकी ई लर्निंग, इंटरनेट लर्निंग हम कह सकते हैं, स्मार्ट लर्निंग, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। यूट्यूब आ जाता है आपका, गूगल आ जाता है आपका, या फिर पर्टिकुलर कोई ऐप्स होती हैं, उसके द्वारा भी बच्चा जो बियॉन्ड जाकर रीडिंग जो है वो टेक्स्ट के बियॉन्ड, आपकी टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाकर, ना कि सीमित रहकर अपनी पाठ्य पुस्तकों तक, उससे बाहर जाकर जो है अलग या दूसरी दुनिया हम कह सकते हैं इंटरनेट की, जो आज की डेट में मोस्टली फेमस है, वहाँ से भी नॉलेज जो है गेन कर रहा है। वो मतलब है रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट का। अब हम बात करते हैं रिविजिटिंग द टेक्स्ट, पाठ्य का पुनः विश्लेषण। रिविजिटिंग, यहाँ पे बात की गई है कि हम प्रायः विद्यार्थियों को उनके द्वारा पढ़े गए पाठ्य से महत्वपूर्ण शब्दों का निष्कर्ष निकालने को कहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं उसकी मीनिंग के बारे में पूछते हैं, उसके कंक्लूजन के बारे में पूछते हैं कि क्या कहने की इसमें बात की गई है, क्यों किस पर्पस से इस वर्ड को इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। बट अधिकतर समय वे महत्वपूर्ण वाक्यों की ओर ध्यान देने में असफल होते हैं। वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो बता देते हैं, लेकिन उसका जो वाक्य है उसका उस अप्रोप्रिएट वर्ड को एक सेंटेंस में लगाने के बाद उस सेंटेंस में के अकॉर्डिंग उस वर्ड का जो मीनिंग निकलता है उसके बारे में वो भूल जाते हैं। वो शब्द
वर्ड टू वर्ड मीनिंग ही समझते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी जो है, मान लीजिए अंधे की लाठी, इसमें वो अंधे शब्द से समझ रहा है कि अंधे मतलब ब्लाइंड है और लाठी मतलब छड़ी है, स्टिक है इसका मतलब। लेकिन जब यहाँ बात की गई है अंधे की लाठी, तो यहाँ पे अंधा की मीनिंग भी चेंज हुई है और लाठी की मीनिंग भी चेंज हुई है। तो वो इसके इन 3 शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को, उस भाव को नहीं समझता, बल्कि शब्द वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग को समझता है। अंधे की लाठी, जबकि इसका मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। लेकिन वो यहाँ पे अंधे का मतलब अंधा ही लेगा और लाठी का मतलब स्टिक लेगा कि, तो इस प्रकार से क्या होता है, वो नहीं समझ पाता है इसके अर्थ को। तो यहाँ पे उसके अर्थ को समझाने के लिए क्या कहा जाता है, उसे इंटीग्रेटेड लर्निंग करवाई जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग करवाई जाती है, या टीचर के द्वारा उसको रिफोकसिंग कराई जाती है, उसके नॉलेज को बताया जाता है उसको कि ये एक मुहावरा या लकोक्ति है जिसमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके जो है वाक्य बनाया जाता है, जिसका शब्दों का अर्थ तो कुछ अलग होता है लेकिन कहने का भाव जो है अलग होता है। इस प्रकार से रिविजिटिंग कराई जाती है, उसे पाठ्य का पुनः विश्लेषण कराया जाता है उससे कि क्या कहने की बात कही गई है और किस तरीके से यहाँ पे मीनिंग लेना है। तो इस प्रकार के भी सेंटेंसेस का उपयोग जो है टेक्स्ट जो हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस समय किया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अबाउट द टेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्ट्स देयर अटेंशंस। पाठ्य के बारे में ध्यान आकर्षित करने वाली बातें। ठीक है, जब भी हम किसी टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। तो इसमें जो है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और टोन। वक्ता का दृष्टिकोण, कि जो राइटर है या फिर जो वक्ता है जो कह रहा है उस बात को, उस टेक्स्ट को कह रहा है, उसका जो आउटलुक है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरीके से कहना चाह रहा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, पोइम पढ़ते हैं हम, उसमें कहा जाता है किसी शिक्षा के, उसका जो मॉरल है वो तो सेम रहता है लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल उसे अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जैसे कि प्यासा कौवे, थर्स्टी क्रॉ की हम कहानी जो है स्टोरी हम पढ़ते हैं कि वंस देयर वाज अ क्रॉ, ठीक है, ही वाज वेरी थर्स्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, हम ये शिक्षा लेते हैं। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आएगा, कुछ लोग उसे इस तरीके से भी समझेंगे कि बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कुछ लोग उसे इस तरीके से भी समझेंगे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ लोग उसे इस प्रकार भी समझेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है हमें सही रास्ता दिखाती है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये अपना अपना हर इंडिविजुअल का एक आउटलुक है, पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन बात एक है, सभी ने कोशिश करना, हिम्मत ना हारना सीखा इस पोइम से, सॉरी स्टोरी से। नेक्स्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट, किसी विशेष घटना का व्याख्यान। अगर हम कंटेंट में किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्योंकि हम मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, अगर हम नॉर्मली कहें कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन उस युद्ध में जीता था, कौन मरा था, कितने लोगों को जान मान की हानि हुई थी, तो वो हमें याद नहीं रहता है। लेकिन जब हम उसे एज अ इंसिडेंट या स्टोरी की तरह पढ़ते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, अंग्रेज़ों ने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। आफ्टर दैट जो है लोग इतने दुखी हो गए थे कि उनमें जो है फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन देने की भावना जागृत हो गई थी, और जो उनकी फीलिंग आई थी अपनी पार्टिसिपेशन देने के लिए, उसने जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जन्म दिया। तो अगर हम इस तरीके से कहानी के या डिस्क्रिप्शन के तौर पे पढ़ें तो हमें चीज़ें जल्दी याद रहती है और अट्रैक्ट भी करती हैं। नेक्स्ट इज
कन्फ्लिक्ट एंड आयरनी, विवाद और व्यंग्य। पाठ्य के बारे में ध्यान आकर्षित करने की बातों में क्या आता है, एक तो विवाद, कोई टॉपिक होता है उस पे दो पक्ष या कुछ लोग सहमत हैं कुछ असहमत हैं, या फिर कहीं पे जो व्यंग्य किया जाता है एक दूसरे पे, एक समूह द्वारा दूसरे समूह पे, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी आकर्षित करती ध्यान की नहीं, मैं इस कंटेंट के, इस टेक्स्ट की, इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं हूँ, और कुछ का कहना होगा कि मैं अग्री हूँ। ये क्या है, ये अंतर इसलिए है क्योंकि सभी का अपना अपना आउटलुक है, पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट, अ करेक्टर, टेक्स्ट बुक में जो भी कैरेक्टर दिया जाता है, हमने थर्स्टी क्रॉ की बात करी, अ करेक्टर, तो थर्स्टी क्रॉ का कैरेक्टर हमें क्या लगा कि स्ट्रॉन्ग था, उसने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश की, और उसकी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि लास्ट में वो पानी पीने में सफल हो गया। तो वो कैरेक्टर क्या है, हमें पॉजिटिविटी देता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, पॉजिटिव वाइब देता है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या है, इफेक्टिव बनाती है किसी टेक्स्ट को। नेक्स्ट इज द करेक्टर्स मोटिवेशन और रिएक्शन, चरित्र की प्रेरणा या प्रतिक्रिया। जब हम कोई स्टोरी देखते हैं, कोई हम सीरियल देखते हैं, कोई मूवी हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर है उसे हम ध्यान से देखते हैं और हमारे माइंड में वो कैरेक्टर रह जाता है, उसकी मेमोरी रह जाती है। क्यों, क्योंकि उसने या तो हमें प्रेरणा दी है, या तो उसकी ऐसी रिस्पॉन्डिंग होगी, ऐसी प्रतिक्रियाएं होगी जो हमारी प्रतिक्रिया से रिलेट करती होगी, तो वो हमें मोटिवेट करती है अच्छे कामों के लिए। नेक्स्ट इज अ मूड दैट द टेक्स्ट क्रिएट्स अ पावरफुल इमेज, पाठ्य द्वारा बनाई गई मनोदशा या शक्तिशाली छवि। जैसे हमने सेकेंड लास्ट टॉपिक में पढ़ा, द करेक्टर मोटिवेशन और रिएक्शन में हमने पढ़ा कि चरित्र एक पॉजिटिविटी हमें देती है, और जब ऐसे कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, और उससे हमारी अटैचमेंट होती है, तो हमारी जो फीलिंग है, ठीक है, वो क्या करती है, एक पावरफुल इमेज बनाती है उस कैरेक्टर के रिगार्डिंग, या फिर हमें जो कमियां हैं हम उस कमियों के बारे में अवेयर होकर हम मोटिवेशन ले रहे हैं किसी से, तो हमारी जो इमेज है क्लियर हो जाती है, हमारी हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है, और हमें जो है पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो हमें पावरफुल बनाती है रियल लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए, थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट में दिए गए कैरेक्टर की हेल्प से।